गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक बाउंड्री कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे हम, उनको आज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं हमारी 4 हैं टोटल। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था बी, डी, ई और एच के लिए, तो हम 2 कर चुके हैं एक जैसी ई और एच के लिए। आज हम दोनों एक जैसी और करेंगे बी और डी के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से करना है, ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल है नहीं आपके पास। तो लेट स्टार्ट बाउंड्री कंडीशंस फॉर बी, ठीक है। बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम बाउंड्री कंडीशन को कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें वही मैक्सवेल इक्वेशन को लिखना है जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि बी की वैल्यू आती है। वैसे तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन थी, डेल क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस करली डी बाई टी, ठीक है। लेकिन ये हम यूज़ कर चुके हैं किसके लिए, एच को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ बी को हटा दिया था हमने, तो इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरी कंडीशन जिसमें मैग्नेटिक इंडक्शन आता है वो है डेल डॉट बी दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैक्सवेल की हमने इस इक्वेशन को यूज़ कर लिया है। अब इसमें करना क्या है, लास्ट टाइम तो हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था और उसको 2 मीडियम्स के अंदर सरफेसेस में डिवाइड कर दिया था। लेकिन अब की बार हमें यहाँ पर एक पिल बॉक्स स्ट्रक्चर लेनी है, ठीक है। आप उसको वर्टिकल बनाएं, हॉरिजॉन्टल बनाएं, कैसा मर्जी बना सकते हैं। कुछ बुक्स में इसकी शेप इस तरीके से भी दे रखी होगी, ठीक है। इसको बीच में से एक मीडियम इधर एक मीडियम इधर, हमने इसको ऐसे कर लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने एक पिल बॉक्स स्ट्रक्चर लिया, इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, S1, S2, S3 एंड S4। इन दोनों सरफेसेस के नॉर्मल ले लिए हमने, S1 और S2 के। नॉर्मल आपको पता है आउटवर्ड टू द सरफेस होते हैं, N1 फॉर S1 सरफेस, N2 यूनिट वेक्टर हैं ये नॉर्मल, तो ये भी आउटवर्ड हो गया टुवर्ड्स द S2, ठीक है। फिर जो इसकी टोटल लेंथ हमने कंसिडर करी है वो डेल्टा H कंसिडर करी है। इस लाइन से हमने इस पिल बॉक्स को 2 मीडियम्स में डिवाइड कर दिया है, मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ये बीच में ये एरिया ए है, ये आगे यूज़ होगा तो पता चल जाएगा क्या चीज़ है इसका यूज़। तो अब हमने क्या करना, डेल्टा बी डॉट 0 मैक्सवेल की इक्वेशन को लिखा। फिर अब की बार वही प्रोसेस उसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द वॉल्यूम वी। पिछली बार हमने इसको ओवर द सरफेस इंटीग्रेट किया था जब ई और एच के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे इक्वेशन को। तो अब की बार हमने इसको ओवर द वॉल्यूम वी डेल्टा डॉट बी डी वी इज इक्वल टू 0। हालांकि यह मैंने लिखा ये है अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम टू द डाइवर्जेंस ओवर द वॉल्यूम एंड क्लोज्ड। आप सीधा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग ओवर द वॉल्यूम वी, क्योंकि दूसरी तरफ तो 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही रहने वाला है, तो हमने दूसरी तरफ इंटीग्रेशन लगाया ही नहीं। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया। अब ये वॉल्यूम वी इधर है और हमने इस इसको सरफेसिस में डिवाइड कर रखा है, S1, S2, S3, S4 में। जो लास्ट टाइम हमने किया था वो पिल बॉक्स वो रेक्टेंगुलर लूप था आपके लिए, तो इसको हमने लाइंस के लिए डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो लाइंस के लिए जब हमने इसको डिवाइड किया हुआ था तो हमने इसको लाइन में 1 2 3 4 लाइन के लिए, अब यहाँ पर हम सरफेसिस के लिए इसको लिख रहे हैं, तो हमने इसको सरफेस में चेंज करना है। और जब सरफेस में चेंज करेंगे तो डेल डॉट बी डी वी ओवर द वॉल्यूम वी दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी एस ओवर द सरफेस एस, यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई और हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, सरफेस के अंदर चेंज कर दिया है, ठीक है। ये आप इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इसको जो है बी डॉट डी एस को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा शायद, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई, डाइवर्जेंस की जो वैल्यू होती है वो सरफेस इंटीग्रल या फ्लक्स के बराबर होती है ओवर द क्लोज सरफेस एस, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस के अंदर ये वैल्यू सेम है तो इक्वेट कर देते हैं इसको और इसको। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बी डॉट डी एस दिस इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि सरफेस एस है, इस एस को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, B1 ds फॉर द S1, B2 ds फॉर S2 और दिस इज फॉर S3 एंड दिस इज फॉर S4,
ठीक है, B1 ds for S1, B2 ds for S2, B3 ds for S3, B4 ds for S4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि B जो है, B जहाँ भी है वो फाइनाइट है, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है हर सेक्शन के अंदर। ठीक है, जितने भी सेक्शंस हों हमारे पास उनमें सब में क्या है, यहाँ पर B1 वैल्यू है उसकी, यहाँ पर उसकी B2 वैल्यू है, यहाँ पर B3 और यहाँ पर B4 हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको श्रिंक कर देते हैं और डेल्टा H की वैल्यू टेंड्स टू 0 ले जाते हैं यहाँ बीच में। जब ये करेंगे तो ये दोनों S3 और S4 का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये S3 भी खत्म हो जाएगा, S4 भी खत्म हो जाएगा हमारे पास। इफ़ B इज़ फाइनाइट, B अगर फाइनाइट है तो लेंथ डेल्टा H को हमने क्या कर दिया, टेंड्स टू 0, देन वी हैव 0 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम S3 एंड S4। अब S3 और S4 का कंट्रीब्यूशन 0, तो दिस वैल्यू बिकम्स 0, दिस वैल्यू बिकम्स 0। ठीक है, और जब ये दोनों वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ गई तो अब B1 ds फॉर द S1, B2 ds फॉर S2, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, आपके 0 हो चुके हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, डेल्टा H टेंड्स टू 0। अब दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना, जब हम इन दोनों को 0 बना रहे हैं तो ये जो एरिया है हमारे पास S1 एरिया और S2 एरिया, ये अप्रोच कर जाएंगे इस एरिया के लॉन्ग, यानी कि ये दोनों आपस में यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, यानी S2 एरिया और S1 एरिया अब कौन सा एरिया बन जाएंगे, सिर्फ A एरिया बन जाएंगे। एक का नॉर्मल इधर मान लेंगे, दूसरे के नॉर्मल इधर मान लेंगे, यानी अप्रोच टू A हो गया है। अब ये A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जो हमारे पास S1 और S2 थे उसकी जगह अब हमने क्या लिख दिया है, B1 नॉर्मल फॉर सरफेस S1 ds, B2 नॉर्मल फॉर सरफेस S2 ds, this is equal to 0 here, n1 and n2 are the unit vectors normal to the surfaces। अब यहाँ मैंने S1 और S2 नहीं लिखा, उसकी जगह नॉर्मल वेक्टर्स उसके रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि डेल्टा H टेंड्स टू 0 है, जैसे ही एरिया H 0 को अप्रोच करेगा तो S1 और S2 कहाँ पर मिल जाएंगे, A पर चले जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ पर S1 S2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब टोटल इंटीग्रेशन किसके लिए हो गया, A के लिए हो गया। अब ये दोनों आपस में ऐड हो गए, B1 N1 प्लस B2 N2 ds, दिस इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये अप्रोच कर गए हैं A एरिया पर, दोनों का इंटीग्रेशन कहाँ लिख दिया, A लिख दिया। अब यहाँ पर S1 और S2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये अप्रोच A को कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। B1 N1 प्लस B2 N2, सरफेस यहाँ पर 0 है तो हम इस इंटीग्रल को हटा सकते हैं नॉर्मली, दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो B1 N1 प्लस B2 N2 दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन N1 और N2, अब देखो यहाँ पर ये अप्रोच हो गए थे एरिया A, यहाँ पर था ये, तो इसका तो यूनिट वेक्टर इधर था और दूसरे का यूनिट वेक्टर कहाँ था, दूसरी डायरेक्शन में N2। तो दोनों हैं सेम, एक S1 के लिए था, दूसरा किसके लिए था, S2 के लिए, हैं सेम ही। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, तो इसीलिए हम N1 को माइनस N2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से N2 को हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, N1। तो दोनों हो गए B1 N1 माइनस B2 N2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब N1 आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं B1 नॉर्मल वेक्टर ऑफ B1, B2 के लिए नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो N1 B1 N लिख दिया इसको हमने, और B2 N यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। और A को उधर ले गए तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि जब हम इस एरिया के लिए यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं तो एक मीडियम और दूसरे मीडियम के अंदर, मीडियम 2 और मीडियम 1 में जो B की वैल्यू है, ठीक है, वो आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। और जब B की वैल्यू इक्वल आ रही है तो वी कैन से दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरीके से फॉलो करा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस डायग्राम का है, बाकी चीज़ें सेम रही।
अब बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर डी के लिए। ये बिल्कुल जो अभी की है उसी को अप्रोच करने वाली है, यानी कि जैसे जिस तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो बाउंड्री कंडीशंस फॉर डी, अगेन सेम सिचुएशन, मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें डी आता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक ही वेक्टर है जिसमें डी आता है, डेल डॉट डी दिस इज इक्वल टू रो, और ये हमने ली कहाँ से है, ये यहाँ से ली है। डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और वो किसके बराबर हो गया, डी के। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं हमारी, ये आपको पता भी है वैसे भी। तो अगेन इंटीग्रेटिंग ओवर द वॉल्यूम वी, ठीक है, तो हमने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया ओवर द वॉल्यूम वी, डेल डॉट डी डी वी, इसको भी ट्रिपल इंटीग्रेशन वी रो डॉट डी वी के साथ। डायग्राम भी बिल्कुल सेम है इसमें। एक पिल बॉक्स स्ट्रक्चर लिया हमने, ठीक है, पिल बॉक्स स्ट्रक्चर में 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है। S1 का नॉर्मल वेक्टर यहाँ है, S2 का नॉर्मल वेक्टर यहाँ, इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, तो हमने सिंपली S3 S4 लिख दिया है। इस लाइन से इधर मीडियम 1 है, लाइन से उधर मीडियम 2 है, यानी कि इस लाइन ने इस पिल बॉक्स को 2 मीडियम्स में डिवाइड कर रखा है। अब हमने ये देखना है कि जो D है हमारा D, ये यहाँ से यहाँ तक जाते हुए यानी मीडियम 1 से 2 जाते हुए क्या कंटिन्यूस है या नहीं है। इसमें तो हमारे पास कंटिन्यूस हो गया था ये। अब सेम थिंग जो इसकी लेंथ है वो डेल्टा H है, ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, इसको इंटीग्रेट कर दिया है ओवर द वॉल्यूम वी ऑन द बोथ साइड्स। अब फिर क्योंकि हमने हमारे पास यहाँ पर ये सरफेसिस में डिवाइडेड है, तो हम इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डेल डॉट डी डाइवर्जेंस ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, डी डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस एस के लिए। अब 2 और 3 में दोनों ये चीज़ें सेम हैं, तो इक्वेट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को। तो यूजिंग 2 and 3 या फ्रॉम 2 and 3 वी हैव डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो इंटू में डी वी के बराबर आ गई है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्योंकि ये सरफेस S के लिए था और S सरफेस को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, तो इसको लिख देते हैं D1 ds फॉर सरफेस S1, D2 ds फॉर S2, D3 ds फॉर S3, D4 ds फॉर S4 एंड वॉल्यूम इंटीग्रल रो इनटू में dv के बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अप्रोच कर देते हैं, डेल्टा H को 0 बना देते हैं। जैसे ही डेल्टा H 0 होगा तो सेम सिचुएशन, कंट्रीब्यूशन 3 का और 4 का सेक्शंस में 3 का और 4 का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अप्रोच कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा H टेंड्स टू 0 एंड दिस S3 4 कंट्रीब्यूशन बिकम्स 0, और S1 और S2 दोनों कहाँ पर मिल जाएंगे, A एरिया पर बन जाएंगे दोनों के दोनों। तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 0 लिख देते हैं और इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना अब कि जब ये दोनों इस एरिया पर कंट्रीब्यूशन में बन रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं इस डायग्राम को कि ये था हमारे पास, ठीक है, ये S1 के लिए और ये S2 नॉर्मल N2 और ये N1। जब ये दोनों, अब ये देखो ये पूरा वॉल्यूम है हमारे पास इसका, इसके अंदर जो भी कुछ आ सकता है, लेकिन जब हमने इसको डेल्टा H टेंड्स को 0 अप्रोच कराया है तो अब ये वॉल्यूम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि S3 और S4 का कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अब ये सिर्फ क्या रह गया, एक एरिया रह गया, सरफेस एरिया। तो जैसे ही हम इस डेल्टा H टेंड्स को 0 करेंगे, ये वॉल्यूम की बजाय किस में चेंज हो जाना है, सरफेस में चेंज हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, क्योंकि उसमें तो दूसरी तरफ 0 था, लास्ट जो हमने किया था, ये देखो यहाँ पर इसके अंदर तो यहाँ 0 था, तो हमने इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इसमें दूसरी तरफ क्या है, वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। तो हम यहाँ ये मेंशन करेंगे कि एज S3 एंड S4 हैव 0 कंट्रीब्यूशन, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो चेंजेस इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो वॉल्यूम किस में चेंज हो जाना है, सरफेस में, क्योंकि वॉल्यूम खत्म होकर के अब क्या रह गया है, सरफेस रह गया। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया एज इट इज, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 0 और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चेंजेस इनटू सिग्मा ds ओवर द सरफेस
एस। ये चीज़ इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो अब इसको भी ऐसे लिख देते हैं यूनिट वेक्टर के साथ d1 n1 ds, d2 n2 ds, एयर सिग्मा इनटू में ds ओवर द सरफेस s। और n1 और n2 अगेन क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेसेस है, ठीक है। एक का यूनिट वेक्टर यहाँ, एक का यूनिट वेक्टर यहाँ पर है। अब क्योंकि दोनों अप्रोच कर गए हैं, ए एरिया पर मिल रहे हैं दोनों, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं साथ के साथ। ऐड करेंगे तो दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन की बजाय d1 n1 प्लस d2 n2 ओवर द एरिया ए, ठीक है। जैसे बिल्कुल उसी में जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में किया था, d1 n1 प्लस d2 n2 ओवर द एरिया ए। अब यहाँ s1 s2 अलग अलग नहीं रहे, अप्रोच कर गए हैं किसको, वो ए को। हेयर अगेन ओवर द सरफेस s सिग्मा इनटू में ds। ये भी सरफेस का इंटीग्रेशन है, ये भी सरफेस का इंटीग्रेशन है ds के साथ, ये भी ds के साथ। दोनों को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और जब दोनों को रिमूव किया जा सकता है, सर यहाँ पर भी आप s की बजाय a ही लिखें, क्योंकि ये एरिया को ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो d1 n1 प्लस d2 n2 ये तो बाहर आ गए। ds का इंटीग्रेशन a एरिया के लिए एक तरीके से ये बन गया है ds, और इसका इंटीग्रेशन a एरिया के लिए, बाकी टर्म बाहर है d1 n1 और ये सब कुछ। तो इसका इंटीग्रेशन a एरिया के लिए कितना आ गया, a ही आ गया। ऐसे ही सिग्मा को बाहर ले लेते हैं और इसको भी ds a एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो ds का इंटीग्रेशन ओवर द एरिया a, ये भी सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और a से a को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल हो गए, रह गया d1 n1 d2 n2। अब अगेन जब दोनों अप्रोच कर गए थे तो एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन इधर है a एरिया में, तो n1 और n2 की डायरेक्शन अपोजिट में है लेकिन इक्वल है, तो n1 इज इक्वल टू माइनस n2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हमने माइनस n1 लिख दिया, n2 की जगह माइनस n1। हेयर इज सिग्मा एज इट इज। तो d1 n1 नॉर्मल वेक्टर ऑफ d, d2 n2 नॉर्मल वेक्टर ऑफ d, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीरो नहीं आया है, अगर ये जीरो आता तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते, क्योंकि जैसे कि इसमें हुआ था हमारे पास, ये दोनों इक्वल टू जीरो थे तो ये इधर चला गया तो इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यही एक बाउंड्री कंडीशंस है जिसमें हम इस वैल्यू को, जैसे एक और उसमें आई थी, तो ये इक्वल नहीं है। Thus the normal component of electric displacement, this is the normal component of electric displacement vector, is not continuous, continuous नहीं है। कहाँ पर, across the interface, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाते हुए, and it changes by equal amount of surface density of charge, और ये चेंज हो रहे हैं कितने अमाउंट से, सिग्मा अमाउंट से चेंज हो रहे हैं। These are not equal, these are not continuous, and they are changed by equal amount of surface charge density sigma. So this is the boundary condition for D. दो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास पहले केस में थी, दो इस केस में है, तो एक कंटिन्यूस होती है, दूसरी कंटिन्यूस नहीं होती है, और कंडीशन लगाने के बाद दूसरी भी हो जाती है। अगर इसको सिग्मा को जीरो कर दें, सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाए, तो ये इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको यहीं तक कर लेते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल कंपोनेंट जो है D, दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट D इक्वल नहीं है, दे आर इक्वल अबाउट सेम अमाउंट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हो गई, चारों बाउंड्री कंडीशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशंस का और में मिल सकता है 99%, तो दोनों जो है वो इजी बनते हैं हमारे। ठीक ढंग से इसको तैयारी करें, रिटन प्रैक्टिस करते रहें, जिसको कोई दिक्कत आती है तो वो पूछते रहें। Thank you.